हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1, जो कि आप लोग का जेक बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे में वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक आपको पहुँचे। ठीक है, और इस वीडियो का आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो कौन सी विशेषता आपको नहीं है, तो आपका पहला जो ऑप्शन है, प्रश्नावली लंबी हो सकती है, या फिर दूसरा है प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, या फिर तीसरा है प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, या फिर जो लास्ट डी नंबर का है वो है प्रश्न से अस्पष्ट होना चाहिए। तो एक का आपका जो सही आंसर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्याकी का जनक किसे कहा जाता है। संख्याकी का जो जनक कहा जाता है ना, वो कहा जाता है गॉटफ्राइड एकेनवॉल को। ठीक है, तो दो का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर। ठीक है, फिर आपका तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। ठीक है, ये जो वर्ड बोला है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये कौन सा अर्थशास्त्री ने बोला था। ठीक है, तो तीन का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने ये वर्ड बोला था, ये शब्द बोला था। ठीक है, इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है चलिए देखते हैं। तो चार का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि सही व्याख्या करना कठिन। ठीक है, ये जो कथन है ना ये सत्य है। ठीक है, और जो बी नंबर का बोल रहा है उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, ये गलत है। स्कोर करना कठिन होता है, उत्तर में समानता पाई जाती है, ये सब नहीं होगा। लेकिन चार का आपको जो राइट आंसर आएगा ए नंबर, यानी कि सही व्याख्या करना कठिन। ठीक है, इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि प्रास का क्या अर्थ है। ठीक है, तो जो प्रास का अर्थ है वो क्या होता है, वो होता है अधिकतम और न्यूनतम न्यूनतम प्रश्नों के बीच का अंतर, यानी कि पांच का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन को चलते हैं। छठा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनता को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किसका वर्गीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो छह का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर, यानी कि गुणात्मक। ठीक है, इसके बाद हमारे सातवां क्वेश्चन को चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बोला है कि किसी सारणी में पंक्ति पंक्ति शीर्षक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो सात का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अवशीर्ष। क्या कहा जाता है, अवशीर्ष। ठीक है, आपका आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो आयात चित्र जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं स्वतंत्र चर के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आठ का ये नंबर। ठीक है, इसके बाद नौवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोगों से कि सभी प्रश्नों के मूल्यों के योग को प्रश्नों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। ठीक है, सभी प्रश्नों के मूल्यों को योग को जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसे प्राप्त जो भागफल प्राप्त होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो नौ का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये नंबर, यानी कि समांतर मध्य बोला जाता है उसको। ठीक है, इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो 10 का आपका जो राइट हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मध्यिका। ठीक है, मध्यिका के आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, 10 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन वो है आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को चार बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो 11 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चतुर्थक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चतुर्थक। इसके बाद एक 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको, आप लोग प्रास गुणांक भी बोला जाता है, विचलन गुणांक भी बोला जाता है, और विचलन गुणांक भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर विचरण गुणांक है और यहाँ पर विचलन गुणांक है। ठीक है, तो ये सभी कहा जाता है उसको। ठीक है, विचलन के सापेक्ष माप को
तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रश्नों के औसत से विच विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो 13 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मध्य विचलन को। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर मध्य 50 है तो विचरण गुना का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है इसको हम लोग जानते हैं, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य, ठीक है, गुना 100। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मानक विचलन को बटा भाग कर देते हैं जो समांतर मध्य होता है उससे। तो मानक विचलन मेरा कितना है, 16 है, और जो समांतर मध्य है वो है 50। ठीक है, और गुना 100 से भाग देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका 50 है, और 50 को काटेंगे तो 50 दूनी 100 हुआ, और अगर 16 दूना करेंगे तो कितना हुआ, 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32, यानी कि 14 का जो ऑप्शन में दिया गया है डी नंबर में 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, यानी कि 32। ठीक है, इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है कि संबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रेखीय सहसंबंध। ठीक है, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेखीय सहसंबंध। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर का बोल रहा है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णक धनात्मक है तो सहसंबंध गुना का मान क्या होगा। तो ये क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 16 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, इसका पास 17वां क्वेश्चन है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्पीयरमैन को। ठीक है, तो 17 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्पीयरमैन। ठीक, 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन में को मापता है। ठीक है, तो 18 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, इसका 19वां क्वेश्चन है कि लेस्पियर का कीमत सूचकांक में किससे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आधार अवधि की मात्रा। ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो 20 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सरल सामूहिक सूचकांक भी बोला जाता है, सरल मूल्यानुपात सूचकांक बोला जाता है, और भारितिक सूचकांक भी बोला जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। 21वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र से होता है, जो जमीनी स्तर पे होता है ना उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में मानते हैं। ठीक है, तो कृषि आपका हो जाएगा आंसर 21 का बी। 22वां कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1950 में। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा 22 का सी नंबर। 23वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो पंचवर्षीय योजना अंतिम है वो है 25 का आपका 23 का आपका जो है वो है सी नंबर, यानी कि 12वीं। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है सो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसके बाद आपका 24वां क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 1991 में, 1991 को ये हुआ था। तो 24 का आपका हो जाएगा बी सी नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका जो है सो 25वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश का उद्देश्य जो है ना वो है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना एवं आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, और ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का आपका डी नंबर। 26 में बोला गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी ना ये की गई थी 1995 में, यानी कि 26 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, आपका 37वां क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग गाँव से भी बिलोंग करते हैं, तो गाँव से अधिकतर बच्चे हम जो है सो गाँव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जो मुख्य आजीविका का जो चलाते हैं वो हम लोग कृषि से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो 27 का आपको हो जाएगा ये नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी नंबर, यानी कि इंडिया। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित कब हुआ था, तो 29 में का हुआ था बी नंबर, यानी कि 2005 में। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। तो कंप्यूटर हमारा मानव पूंजी नहीं है। तो 30 का आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कंप्यूटर।
इंजीनियर आपका मानव पूंजी, डॉक्टर मानव पूंजी, शिक्षक मानव पूंजी, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है, जो मशीनी है ना, मशीन से है, मशीन, तो मानव पूंजी नहीं है। ठीक है। आपका 31वां क्वेश्चन है मानव विकास है क्या है, तो ये है 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि साध्य एवं साध्य दोनों। ठीक है। आपका 32वां क्वेश्चन है कि ज्ञान ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायित्व है। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये परिवहन का विकास के लिए भी है, शहरीकरण का भी है, और सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास भी है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है क्या आता है। तो 33 नंबर का आपका राइट आंसर जो है आपका बिजली भी आता है, सिंचाई भी आता है, सड़कों के विनिर्माण भी आता है। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद हमारा 34वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1975 को। ठीक है। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1975। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होती है। तो 35 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये नंबर, आने की अधिक होती है। ठीक है। फिर आपका 36वां क्वेश्चन है, 36वां, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को क्या कहा जाता है। तो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आने की दिहाड़ी मजदूर। ठीक है। क्या बोला जाता है, दिहाड़ी मजदूर। ठीक है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो क्या है, तो ये आपका जो है सो आपका है सौर ऊर्जा। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचकांक है। तो क्या है, सूचक है। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये नंबर, आने की शिशु मृत्यु दर। ठीक है। शिशु मृत्यु दर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। फिर आपका 39वां क्वेश्चन है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है सो रासायनिक पदार्थ का जो है पदार्थ नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि सार्स का गठन कब हुआ। तो जो सार्क का गठन हुआ था वो था 8 दिसंबर 1885, सॉरी 1985 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा ये नंबर, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है। तो ये था आपका क्लास 11th का, जो कि जैक बोर्ड ने ऑफिशियली इसको निकाला था। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे टच करेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी मॉडल निकाला है आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और मेसोपोटामिया, यानी कि जो हिस्ट्री से मैं जिसमें मेसोपोटामिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को मैं उससे रिलेटेड आप लोगों से बना के आप लोग चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को करना क्या है कि बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी चैनल पे अपना जो है सो सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है। मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम 11th का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसको उससे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे टच होगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है। लव यू। थैंक यू।